हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आज हम लोग इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और देखते रहिए डेली हम इस चैनल पे जो है आप लोग के लिए कुछ नया ऑब्जेक्टिव लेकर के आते रहते हैं। तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिएगा, स्क्रीन पे आ गया है पहला क्वेश्चन और देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। तो आप लोग जो है फटाफट इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका सही आंसर। और हम आप लोग को बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, आप लोग को पता होगा, अदरक में जो है प्रकंद के द्वारा यानी कि राइजोम के द्वारा जो है नए पौधे का निर्माण होता है। केला में भी राइजोम के द्वारा ही होता है। डहेलिया में जड़ के द्वारा होता है। और आपको पता होगा कि ब्रायोफिलम में जो है इसकी पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है। किन जीवों में जो है अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं, यानी कि युग्मक का निर्माण होगा तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन ही होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन डी से देखते हैं। चिंपैंजी, चिंपैंजी में जो है युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है, इसलिए इसका आंसर ये गलत हो जाए। मनुष्य में भी आपको पता होगा कि युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। और द्विगुणित जीव, चाहे कि मनुष्य भी द्विगुणित जीव होता है, चिंपैंजी भी द्विगुणित जीव होता है, और कोई भी द्विगुणित जीव हो, उनमें जो है युग्मक का निर्माण जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। अगुणित जीव, जी हाँ, इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। कहने का मतलब है कोई अगुणित जीव ही है, उसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें और भी गुणसूत्र की संख्या घट जाएगा। इसलिए अगुणित जीव में जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, अगुणित जीव में जो है अगुणित जीव के युग्मक के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। चलिएगा, निम्नांकित में कौन असत्य है। निम्नांकित में कौन असत्य है। निषेचन के पश्चात बीजांड में विकसित होते हैं, बीजांड बीज में विकसित होते हैं। तो ये तो सही है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि पुष्प में निषेचन के बाद जो है बीजांड बीज में बदल जाता है। हम लोग को ढूंढना है असत्य वाला। असत्य कौन है। सरीसृप एवं पक्षी अंडज यानी कि ओविपेरस होते हैं। कहने का मतलब ये दोनों जो है पक्षी और सरीसृप अंडे के द्वारा अपने संतान को जन्म देते, ये भी सही बात है। केचुआ उभयलिंगी या उभयलिंगाश्रयी होते हैं। उभयलिंगाश्रयी का मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। कहने का मतलब नर और मादा एक ही शरीर में उपस्थित होता है, तो ये भी सही है। हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं। तो हम आप लोग को बता दें, हाइड्रा में मुकुलक नहीं मुकुल बनते हैं, यानी बड बनता है, और जिसके द्वारा एक नए संतान का निर्माण होता है। मुकुलक का मतलब होता है, क्या होता है जी, जेम्यूल होता है। और जेम्यूल जो है स्पंज में बनता है, और इसलिए जो है इसका असत्य कथन कौन है, तो याद रखिएगा डी होगा। इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बाकी सब के सब सही है, लेकिन हम लोग को चुनना है गलत। गलत कौन है जी, तो डी है, और इसका सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा थर्ड का। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, काली मिर्च, काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांड काय को क्या कहते हैं। आप लोग को पता होगा कि जो अवशिष्ट यानी कि जो बच जाता है बीजांड काय, उसको हम लोग बोल देते हैं परिभ्रूणपोष। तो याद रखिएगा, आपका चलाजोस्पर्म गलत हो जाएगा, भ्रूणपोष गलत हो जाएगा,
सूडो भ्रूण कोष गलत हो जाएगा। सूडो का मतलब झूठ मूठ का, और परिभ्रूण कोष इसका सही जवाब होगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है? निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है? तो याद रखिएगा, ये तो सीधे सीधे हम लोग जानते हैं अंडाशय की दीवार फल भित्ति में विकसित होती है। बाकी बीज में बीजांड विकसित होता है। ये सब ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर जो है आपका फल भित्ति हो जाएगा। चलेगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं? यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तब उसको हम लोग असंग जनन कहते हैं। तो याद रखिएगा, अनिश जनन ये गलत होगा, अनिषेक फल ये गलत होगा। बीज के बारे में बात किया जा रहा है, एम्फेमिक्सिस गलत होगा, और इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। इसका सही जवाब बी होगा। चलिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि? इसका सही आंसर क्या होगा जी? देखिएगा, मतलब कहने का मतलब है कोई परागकण है और जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि परागकण में भित्ति है, परागकण में स्पोरोपोलेनिन का बाह्य छोल है, भित्ति में पेक्टोसेलुलोज का अंतःछोल होता है, भित्ति में सेलुलोज होता है। तो हम आप लोग को बता दें, परागकण जब पढ़ाया गया होगा तब बताया गया होगा कि परागकण का बाह्य छोल जो है स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, और जिसके कारण परागकण जल्दी जो है अधिक तापमान, कम तापमान, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, किसी भी माध्यम में जल्दी नष्ट नहीं होता, और जिसके कारण जो है जीवाश्म के रूप में ये बहुत दिन तक जो है कई सालों तक संरक्षित रह जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित नहीं है? निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित नहीं है? तो हम आप लोग को बता दें, शुक्राणु पूर्व जिसको हम लोग स्पर्मेटिड बोलते हैं, ये जो है द्विगुणित होता है, ये जो है अगुणित होता है, इसलिए जो है ये आंसर नहीं होगा। हम लोग को क्या खोजना है? निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित नहीं है? तो शुक्राणु पूर्व जो है ये जो है एक अगुणित कोशिका है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यह भी नहीं होगा क्योंकि ये भी अगुणित होता है। शुक्राणु ये भी आप लोग को पता होगा कि ये भी जो है अगुणित होता है। और द्विगुणित कौन नहीं होता है जी? तो याद रखिएगा, शुक्राणु जन कोशिका। तो ये जो है अगुणित नहीं होता है, ये द्विगुणित होता है, और इसलिए इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में कौन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करता है? अब आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में है कौन जो है गोनेडोट्रोपिन जो है हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करता है? अंडाशय के द्वारा इसके द्वारा नहीं होता है, इसके द्वारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन या एंडोजेंस हार्मोन का स्राव होता है, ये भी नहीं होगा। पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं होता है। अधचेष्टक जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस, इसको इंग्लिश थोड़ा सा देख लीजिएगा, और इसलिए इसका जवाब जो है, इसका जवाब हो जाएगा डी सही होगा, यानी कि हाइपोथैलेमस होगा। यानी कि अगर पूछता है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है का स्राव किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। चलिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पढ़िएगा, स्क्रीन पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन लगा दिया गया है और जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? यानी कि यहाँ पे हार्मोन का नाम दिया गया है और किस हार्मोन के बाद जो है अंडोत्सर्ग की क्रिया होता है? GnRH स्राव के पश्चात, फीडबैक निषेध के द्वारा, LH हार्मोन के द्वारा, LH सर्ग है, या प्रोजेस्टेरॉन के स्राव के पश्चात? तो प्रोजेस्टेरॉन तो होगा नहीं, फीडबैक भी नहीं होगा, GnRH भी नहीं होगा। तो इसमें आप लोग को याद रखना है LH हार्मोन, LH, या आप लोग याद रखेगा LH सर्ग हार्मोन, या सर्च लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब जो है आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में देखी जाती है? सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता, गर्भ का मतलब होता है जो गर्भाशय में जो
जो संतान पल रहा है उसमें जो है पहली गतिशीलता, यानी कि जो गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसमें सबसे पहली बार मूवमेंट कब देखा जाता है? तीसरी माह में? नहीं। चौथा माह में? नहीं। पांचवी माह में? जी हाँ, तो पांचवा माह में पहली बार गतिशीलता देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सी। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नांकित में किस तरीका का प्रयोग होता है? नसबंदी, ट्यूबकोटोमी, बंध्यता, चिकित्सा, सगर्भ समापन। तो याद रखिएगा नसबंदी, बंध्याकरण। पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने निम्नांकित में किस तरीका का अपनाया जाता है? तो आप लोग को हम बता दें कि इसको बोलते हैं एमटीपी, और इसका उपयोग तो हम लोग कर नहीं सकते। ट्यूबकोटोमी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है महिला नसबंदी है। बंध्याकरण तो ये भी नहीं होगा। नसबंदी बोल सकते हैं, नसबंदी। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में यहाँ पर देखिएगा वैस्कोटोमी दिया हुआ है। और वैस्कोटोमी जो है हमेशा जो है पुरुषों में किया जाता है और अस्थायी रूप से जो है बताया जाता है गर्भावस्था रोकने के लिए ये विधि अपनाई जाती है, इसलिए इसका सही आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में कौन से यौन संचारित रोग पूर्णतः उपचार योग्य है? निम्न में कौन सा जो है एसटीडी रोग है, यौन संचारित रोग है, और जो पूर्णतः जिसका उपचार किया जा सकता है? तो हेपेटाइटिस का पूर्णतः उपचार नहीं होता है, एड्स का भी पूर्णतः उपचार नहीं होता है, जेराइटल हर्पिस का भी उपचार नहीं हो पाता है पूर्णतः, लेकिन सिफिलिस को जो है पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। यह भी एक प्रकार का एसटीडी रोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपी नलिका में स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बताया जाता है कि जब युग्मनज का प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित को क्या कहते हैं, यानी कि जब वह युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो उसको सीधे जो है फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं, तब उसको बोलते हैं ZIFT। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। बाकी जितना भी है बाबू सब रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। इसको सीधे सीधे याद रखना है कि जब युग्मनज को जो है सीधे फ्लोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाए तब इसको हम लोग ZIFT कह देते हैं। ये आपको जो है पढ़ाया गया होगा बंध्यता में, बंध्यता दूर करने के उपाय में। मेंडल के द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? जीनोटाइप अनुपात आप लोग बता सकते हैं एक संकर क्रॉस का, तो आप लोग को पता होगा कि जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। बाकी जितना भी दिखाई पड़ रहा है सब के सब रॉन्ग आंसर है बाबू। चलेगा, तो 15 का बी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नांकित में कौन सा कथन फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में असत्य है? फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में असत्य है तो देखिएगा जन्मजात उपापचय त्रुटि, तो ये तो सत्य है क्योंकि फिनाइल कीटोनूरिया जो है जन्म से ही उत्पन्न होता है और बताया जाता है उपापचय त्रुटि के कारण ही यह उत्पन्न होता है। अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, यह जो है अलिंग क्रोमोसोम के कारण होता है और यह एक अप्रभावी लक्षण है, यह भी सही है। फिनाइल एलेलिन एवं फिनाइल पायरुवेट की उच्च सांद्रता, तो ये भी सही है। फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पायरुवेट का वृक्क द्वारा उत्सर्जित नहीं करना, तो ये जो है आपका क्या हो गया जी, असत्य कथन है। उत्सर्जित फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पायरुवेट का वृक्क द्वारा उत्सर्जित नहीं करना, तो ये जो है उत्सर्जित तो होता ही है, लेकिन जो है बताया जाता है कि इसमें जो है आपका जो है ये जो फिनाइल कीटोनूरिया होता है इसमें जो है फिनाइल एलानिन जो है हमारे शरीर में जमा होने लगता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और इसका जो गलत जो ऑप्शन है असत्य कथन इसके लिए फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलेगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17 उसकी ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 में है मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मक के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ी में अग्रसरित होता है तो उसे क्या कहा। कहने का मतलब है कि बताया जाता है कि मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ी में अग्रसरित होता है या होती है, जिससे उन्होंने क्या कहा। कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई भी लक्षण जा रहा है तो किसके द्वारा जाता है, तो जीन के द्वारा जाता है। लेकिन मेंडल ने जीन को क्या कहा था, तो फैक्टर कहा था। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा, बाकी जितना भी है वो आपका गलत आंसर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसमें निम्न में किसमें जो है X0 नर प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, तो याद रखिएगा कीटों में होता है। और इसमें कीट जो है क्या पक्षी कीट है, नहीं। मधुमक्खी कीट है, नहीं। टिड्डा, तो जी हाँ टिड्डा इसका सही आंसर होगा। टिड्डा में जो है X0 नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रियाविधि होती है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार किससे बना होता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार किससे बना होता है, तो याद रखिएगा डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जो है ये दोनों रज्जु जो है मेनली रूप से क्या चीज़ का बना होता है। डीएनए में 2 रज्जु होता है, तो याद रखिएगा बीच में तो नाइट्रोजन क्षार होता है। बना किस चीज़ का होता है, तो याद रखिएगा शर्करा का बना होता है और फॉस्फेट का बना होता है। शर्करा और फॉस्फेट का बना होता है। बीच में जो है इसके नाइट्रोजन क्षार होता है, इसलिए इसको हम लोग बैकबोन के नाम से भी जानते, लिखा हुआ भी है बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी कि डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बैकबोन कौन होता है, तो शर्करा और फॉस्फेट होता है। इसका सही आंसर जो डी हो जाएगा, बाकी जितना भी है सब जो है आपका गलत आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सेंट्रल डोगमा यानी कि मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। सेंट्रल डोगमा को ही मूल सिद्धांत कहते हैं, और मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो याद रखिएगा मूल सिद्धांत को जो है क्रिक ने प्रतिपादित किया, यानी कि सेंट्रल डोगमा को क्रिक ने प्रतिपादित किया। बाकी जो भी दिखाई पड़ रहा है आपको बाबू सब के सब जो है गलत आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 है न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में। न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन, धनात्मक आवेशित प्रोटीन। तो याद रखिएगा न्यूक्लियोसोम में जो है नन हिस्टोन प्रोटीन, यह जो है असत्य कथन है, तो सत्य नहीं है। सत्य कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो ये जो है याद रखिएगा न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, नन हिस्टोन प्रोटीन कभी नहीं हो सकता, इसलिए इसका सही जवाब जो है नन हिस्टोन प्रोटीन होगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया। रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया, तो याद रखिएगा रूपांतरित सिद्धांत को तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया था, लेकिन रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया। तो आपको बता दें कि जब रूपांतरित सिद्धांत दे दिया गया और उसके बाद जो है मतलब बताया गया कि आखिर जो है मतलब हीट किल्ड जो है एस फॉर्म को जो है आर फॉर्म के साथ मिला करके जब मतलब चूहिया में प्रवेश कराया जाता है तो चूहिया की मृत्यु हो जाती है। और वो जो है किसके कारण हो रहा है उसको अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। तो याद रखिएगा एब्री, मैकलियोड एवं मैककार्टिन। तो याद रखिएगा रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया, तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी कि एब्री, मैकलियोड, मैककार्टी के द्वारा। तो ये तीनों वैज्ञानिक ने मिल करके जो है बताए थे। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्नांकित कथनों में आरएनए के बारे में गलत कथन कौन है।
निम्नांकित कथन में जो भी बताया गया है उसमें कौन कथन गलत है, तो यहाँ पे देखिएगा बताते हैं। आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, ये तो बात सही है। आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। आरएनए में यूरासिल है, यह भी सही है। आरएनए टीएमवी में अनुवांशिक पदार्थ, तो ये सभी के सभी सही है। तो बाकी बच गया ये आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2OH समूह की उपस्थिति आरएनए को अस्थायित्व देता है, जी नहीं। तो ये चीज़ें याद रखेगा, और ये जो है गलत कथन है। बाकी जितना भी ऊपर बताया गया, जैसे कि आरएनए, जैसे कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, तो उसी प्रकार से आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। आरएनए में यूरासिल है, यूरासिल होता है, थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरासिल ही होता है। आरएनए टीएमवी में अनुवांशिक पदार्थ है, तो ये बताए थे हम कि टीएमवी यानी कि टोबैको मोजैक वायरस में जो है आरएनए जेनेटिक मटेरियल यानी कि अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, हम लोग को चुनना क्या है, गलत कथन कौन है, तो वो आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है डीएनए प्रकृति में एक लड़ी का असतत प्रकृति होती है जिसके खंडों को कौन जोड़ता है। डीएनए की प्रकृति में एक लड़ी असतत प्रकृति, यानी कि जैसे कि आप लोग को बता दें कि जब डीएनए का निर्माण होता है तो इसमें जो है एक खंड में जो है असतत तरीके से जो है डीएनए का निर्माण होता है टुकड़ा के रूप में, जिसको हम लोग जो है ओकाजाकी बोलते हैं। तो इसको जोड़ने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा इसको जोड़ने का काम करता है कौन, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है, और इसलिए इसका सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में है आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। आरएनए संश्लेषण के लिए आरएनए जो है पॉलीमरेज 3 किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है HNRNA जो है इसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। और हम आप लोग को बताया जाता है कि जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। और आप लोग को बता दें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट के द्वारा जो है आरआरएनए का निर्माण होता है, और आरआरएनए जो है बताया जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा जो है HNRNA का निर्माण होता है और mRNA का निर्माण होता है। तो जब सेकंड के द्वारा निर्माण हो जाता है तो थर्ड के द्वारा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा जो है HNRNA का निर्माण नहीं होगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। दमनकारी प्रोटीन लैकोपेरॉन में कहाँ बांधता है। दमनकारी प्रोटीन लैकोपेरॉन में कहाँ बांधता है, तो इसका सही जवाब दीजिएगा आप लोग फटाफट। तो इसका इंग्लिश देख लीजिएगा, ऑपरेटर है, प्रमोटर है, स्ट्रक्चर जीन है, रेगुलेटर जीन है। यानी कि प्रचालक स्थल बोलते हैं ऑपरेटर को, प्रमोटर को उन्नायक बोलते हैं। तो याद रखिएगा दमनकारी प्रोटीन लैकोपेरॉन में कहाँ बांधता है, तो प्रचालक स्थल पर बांधता है, यानी कि ऑपरेटर पर बंध जाता है बाबू। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। लैकोपेरॉन में जो है दमनकारी प्रोटीन कहाँ बांधता है, तो ऑपरेटर पर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 में है समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है। समजातीय संरचनाएं यानी कि एक समान संरचना वाले जो है अंग जो है क्या दर्शाता है, जल्दी से फटाफट आप लोग जब बताइएगा। अपसारी विकास दर्शाता है, अभिसारी विकास दर्शाता है, समानांतर या साल्टेटरी। तो याद रखिएगा समजातीय संरचनाएं जो है यानी कि समजात अंगों का विकास हो रहा है तो वह जो है अपसारी विकास को दर्शाती है या दिखाती है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में कौन समष्टि में अलील आवृत्ति में परिवर्तन लाता है। निम्न में कौन
में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है। 28 का बताइएगा। उत्परिवर्तन जीन मतलब उत्परिवर्तन के द्वारा जो है अलील के अवस्थियों में परिवर्तन लाता है। तो जी हाँ, जीन प्रवाह के द्वारा, इसके द्वारा भी आता है। अनुवांशिक विचलन के द्वारा, यानी कि सभी के द्वारा जो है बताया जाता है कि समष्टि में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्न में कौन प्रारंभिक कूट है? तो याद रखिएगा प्रारंभिक कूट AUG है, ये आप लोग को बताया गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है? तो याद रखिएगा मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, दांत कवक के द्वारा होता है, कोरोना ये जो है वायरस के द्वारा होता है, टाइफाइड जो है जीवाणु के द्वारा होता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से कौन दूत आरएनए का पूर्ववर्ती है? कौन सा आरएनए जो है दूत आरएनए का जो है क्या होता है जी? पूर्ववर्ती होता है। तो बताइएगा। SRNA यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखिएगा SNRNA, और बी में है 5SRRNA हेट्रोगेनस जो है न्यूक्लियर RNA और rRNA। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका विषमांगी केंद्रीय RNA जो है दूत RNA का जो है दूत RNA का पूर्ववर्ती होता है, प्रीकर्सर होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। इसका सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा RNA दूत RNA का पूर्ववर्ती होता है? तो याद रखिएगा RNA का प्रीकर्सर कौन होता है? तो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 32 है। निम्नलिखित में कौन कोशिका रोगाणु का भक्षण नहीं करते हैं? कौन सा कोशिका जो है रोगाणु का भक्षण नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा RBC जो है रोगाणु का भक्षण नहीं करता, बाकी जितना भी है सब WBC सेल का नाम है, और ये सभी जो है रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में है निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के सत्य कथन कौन है? निम्नलिखित में जो है सत्य कथन को बताना है। प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होते हैं, सही बात है। और उसके बाद है प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु अणु तथा 2 श्रृंखला अणु प्रतिरक्षी अणु होता है। इस प्रकार से प्रतिरक्षी का मतलब एंटीबॉडी का फिगर आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार से बताया गया है। तो 2 को चयन होता है, एक को हम लोग जो है लघु, तो एक को लघु बोलते हैं, तो दूसरा दीर्घ, ये वाला दीर्घ हो गया और ये छोटा वाला आपका लघु हो गया। प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होता है, इसमें 4 को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होता है, सही बात है। प्रतिजन बंधन स्थल प्रतिरक्षी अणुओं के दीर्घ श्रृंखला में है, तो जी नहीं, तो ये तो यहाँ पे गलत दिखाई पड़ रहा है। क्या चीज खोजना है? असत कथन कौन है? प्रतिजन बंधन स्थल प्रतिरक्षी अणु के दीर्घ श्रृंखला में, यानी कि यहाँ पे देखिएगा जब फिगर बनाइएगा तो यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे छोटा सा खांच टाइप का बना हुआ रहता है और इसी को हम लोग बोलते हैं। और ये जो है दोनों में प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है दोनों में, यहाँ पे दोनों सिरा में, और लघु और जो है दीर्घ दोनों जो है श्रृंखला में जो है प्रतिजन बंधन स्थल जो है मौजूद होता है। और यहाँ पे जो है सिर्फ बता रहा है कि दीर्घ श्रृंखला में होता है, इसलिए इसका जो है सही आंसर जो है आपका ये हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है निम्नलिखित में कौन पौधा मॉर्फिन का स्रोत है? मॉर्फिन का स्रोत कौन है जी? तो याद रखिएगा पेपावर या पेपेवर सोमनीफेरम से जो है अफीम की प्राप्ति की जाती है। यह एक पौधा है और इसके जो है इससे जो लैटेक्स निकलता है, यानी कि दूध जैसा जो पदार्थ निकलता है, और उसी से जो है बताया जाता है कि मॉर्फिन की प्राप्ति होती है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित में किस बीमारी का संक्रमण रूप जीवाणुज है? जीवाणुज किसका जो है संक्रमण रूप होता है जी? जीवाणुज को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजोइट। ये चीजें याद रखिएगा, स्पोरोजोइट्स जो है
किसका संक्रमण रूप होता है? तो याद रखिएगा मलेरिया का होता है। ये जैसे कि जो कोई मादा एनोफ्लिस मच्छर हम लोग को काटता है तो वो जो प्लाज्मोडियम है किस अवस्था में हमारे शरीर में प्रवेश करता है? तो स्पोरोजोइट अवस्था में, यानी कि जीवाणुज के रूप में जो है प्रवेश करता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। निम्नांकित में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग स्विस चीज तैयार करने में होता है? स्विस चीज तैयार करने में कौन से जो है किस किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका फटाफट जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा, आप लोग को बताया गया होगा, रोकीफोर्ट के द्वारा नहीं होता है, बल्कि प्रोपिओनी बैक्टीरियम सार्मेनाई का प्रयोग जो है स्विस चीज की प्राप्ति करने के लिए करते हैं। ईस्ट का नहीं करते हैं और लैक्टिक अम्ल का भी प्रयोग नहीं करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है स्थापित किया था, या एंटीबायोटिक का खोज सबसे पहले जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 38। निम्नांकित में कौन सा प्रतिरूप या इसको निरोप भी बोलते हैं, को अस्वीकृत करता है? कौन सी प्रतिरूप, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्ट्स ग्राफ्टिंग ट्रांसप्लांट्स? कहने का मतलब जो है, अगर किसी के शरीर में जो है बताया जाता है कि अगर कोई अंग जो है हमारे शरीर में उसका प्रत्यारोपण हुआ है तो कौन सा जो है मतलब अंग जो है उसको जो है रिजेक्ट करने का काम करता है? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है याद रखना है इसको, फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है इसको क्या करता है? अस्वीकृत करता है। तो इस चीज को याद रखना है। कहने का मतलब निम्न में कौन सा निरोप को अस्वीकृत करता है, यानी कि अगर कोई ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांट किया गया है, आपके बॉडी में लगाया गया है किसी दूसरे का ऑर्गन, तो उसको अस्वीकृत कौन करता है? तो याद रखिएगा कायिक रोध, यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर उसको करता है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में किस फसल से है? तो याद रखिएगा गेहूं से है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ सदस्यों में जो है 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है? यानी कि जब एक ही नस्ल के जो है एकदम नजदीक जो है पीढ़ियों में, जैसे कि 4 से 6 पीढ़ी के संगम होना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा अंतः संकरण कहलाता है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इसको इनब्रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। डीएनए किस प्रकार का आवेश होता है? तो याद रखिएगा ऋणात्मक आवेश होता है डीएनए के ऊपर में। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। बढ़ते हैं, छालन क्या है? छालन के बारे में बात करना है। तो छालन क्या है? तो याद रखिएगा एग्रोज जेल दिया हुआ है ऑप्शन में। एग्रोज जेल के टुकड़े से डीएनए के टुकड़े खंड को निकालना, डीएनए के खंडों को पृथक करना, डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़ना, डीएनए इथिडीन ब्रोमाइड को विरजित करना। इसके द्वारा तो डीएनए को देखा जाता है, ब्रोमाइड इथिडियम ब्रोमाइड को डालकर क्लोनिंग तो हो नहीं सकता है। डीएनए को खंडों को पृथक करते हैं, लेकिन एगारो जेल के टुकड़े से डीएनए के खंडों को निकालना जो है छालन कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है ए होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्नांकित में किस प्रक्रिया द्वारा डीएनए का अणु को जीवाणु के अंदर प्रवेश कराया जाता है? जीवाणु के अंदर किसके द्वारा प्रवेश कराया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग को पता होगा जीवाणु को जो है हम लोग संक्रमित करवाते हैं बैक्टीरियोफेज के द्वारा, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जीवाणु भोजी के द्वारा। एक वायरस है जिसका नाम है जीवाणु भोजी, और वो जो है जीवाणु को संक्रमित करता है और वो अपना डीएनए जीवाणु के अंदर डाल देता है, जिसको हम लोग रूपांतरण बोलते हैं। और इसलिए इसका सही आंसर जो है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण हो जाएगा, यानी कि 43 का डी हो जाएगा। इसलिए जो है इसका ये तीनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा बाबू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है? जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है? ऑप्शन को पढ़िएगा आप लोग फटाफट और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजित धनायन से संसाधित कराना,
जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजित ऋणात्मक से संसाधित कराना, जीवाणु कोशिका को एक पुनर्योगज डीएनए को बर्फ पर रखना, जीवाणु कोशिका को ताप प्रघात देना। तो ये प्रघात ताप प्रघात देना ये गलत बात है। जीवाणु कोशिका पुनर्योगज बर्फ पर रखना, ये बर्फ पर रखने से क्या होगा, ये तो और बेकार हो जाएगा। जीवाणु कोशिका को द्वियोजन ऋणात्मक से संसाधित कराना, डीएनए तो खुद ऋणात्मक होता है, इसको ऋणात्मक से क्यों संसाधित करवाएंगे, इसको जो है धनात्मक से संसाधित करवाते हैं। जीवाणु कोशिका के द्वियोजन धनायन से संसाधित कराया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब जो है आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। डीएनए के पृथक्करण में संशोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं। डीएनए के अवक्षेपण के लिए जो है, या डीएनए के पृथक्करण के शोधित डीएनए के अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं, बताइएगा फटाफट आप लोग इसका जवाब। तो याद रखिएगा, इसमें जो है इथेनॉल को मिलाया जाता है, कैल्शियम को नहीं मिलाते हैं, प्रोटीएज को नहीं मिलाते हैं, और यानी कि डीएनए के पृथक्करण में संशोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं। अवक्षेपण के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा मिलाया जाता है आपका वही इथेनॉल। PBR 322 में प्रतिबंधन स्थल बाम H1 कहाँ होता है। बाम H1 कहाँ होता है जी, तो आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा PBR 322 में बाम H1 जो है टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के पास में होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसका सही आंसर जो है 6 हो जाएगा, 46 का C हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। निम्नांकित में कौन PBR 322 के वर्ण योग चिन्ह है। तो याद रखिएगा टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों जो है बताया जाता है कि ये दोनों जो है वर्ण योग चिन्ह होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। निम्नांकित में किसकी आवश्यकता PCR में नहीं होती है। PCR में किसकी जो है PCR में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो जल्दी से फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा क्लोनिंग में जो है PCR की आवश्यकता, PCR में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो क्लोनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ों को डाला जाता है PCR के दौरान, इसलिए इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये सब बाकी जो है आवश्यकता नहीं होता है, तो इसी की आवश्यकता होती है, जबकि क्लोनिंग संवाहक क्लोनिंग वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। बताया जा रहा है कि कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्न में कौन है। जो है क्राइफास्टेसी एवं 2AB द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन, क्राइफास्टेबी द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन, ऑपाइन्स नामक एमिनो अम्ल, पुनर्योगज प्रोटीन, ये सब नहीं हो सकता। क्राइफास्टेबी भी नहीं होगा, क्राइफास्टेसी होता है और 2AB द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो है, यानी कि यहाँ पे जो है सही तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिएगा क्राइफास्टेसी और क्राई सेकेंड AB, ये दोनों जो है इसकी जो है इस चीन को जो है खास करके जो है कपास के पौधे में डाला जाता है और डाल करके तैयार किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। निम्नांकित में से कौन मानव प्रोटीन पारजीनी गाय रोजी के दूध में उपस्थित है। यानी कि निम्नांकित में कौन मानव प्रोटीन पारजीवी गाय जो है रोजी में दूध में उपस्थित होता है। तो आप लोग को बता दें अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जो है मनुष्य के दूध में भी पाया जाता है और यही प्रोटीन जो है रोजी गाय के दूध में भी पाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। गोल्डन चावल में निम्नांकित में कौन जो है गोल्डन चावल निम्नांकित में से किसमें समृद्ध है। तो याद रखिएगा विटामिन ए जो है, अगर बीटा कैरोटीन रहता तो उसका बीटा कैरोटीन भी होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विटामिन ए है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। निम्नांकित में कौन GMO पौधा का लाभ नहीं है। यानी कि GMO पौधा है उससे क्या लाभ नहीं है दिया गया है, तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला है अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णुता।
फसलों का विकास, पीड़क विरोधी प्रतिरोधी फसलों का विकास, खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि, कायिक संकरण को आसान बनाना। तो ये जो है, ये सब जितना भी है अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का विकास, पीड़क प्रतिरोधी फसलों का विकास, खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि, ये सब जो है जीएमओ में किया जाता है। लेकिन आप लोग को पता होगा कि ये कायिक संकरण को आसान, कायिक संकरण को जो है जीएमओ के द्वारा थोड़े आसान बनाते हैं। इसलिए इसका सही जवाब जो है यही होगा, क्योंकि ये गलत जवाब है, मतलब गलत है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है या ये आसान नहीं होता है, इसलिए इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। निम्न में किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है? कौन सा ऐसा जो है मानव रोग है जिसके लिए जो है परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है? तो बताइएगा, परजीवी नमूने किस में उपलब्ध नहीं है जी? तो याद रखिएगा, मलेरिया। मलेरिया जो है इसके परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है, यानी कि इसके लिए जो है इसका मतलब शायद वैक्सीन वगैरह होगा, इसलिए जो है मलेरिया इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस किस्म पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था? एकस्व अधिकार कब प्राप्त कर लिया था जी? तो आप लोग बताइएगा, 54 का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, अमेरिका जो है मतलब पेटेंट करवा लिया था, जो बाद में जाकर के फिर इसको ख़त्म कर दिया गया। बासमती जो है, बासमती की अर्ध बोनी किस्म जो है, इस पर जो है अमेरिका ने जो है सबसे पहले बनाया गया था भारत में, लेकिन अमेरिका वाले जो है इस पर जो है पेटेंट करवा लिया था, जो बाद में जाकर के ख़त्म भी हो गया। तो इसका सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन कथन आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है? निम्नांकित में कौन सा कथन आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है? इंसुलिन की श्रृंखला ए बी के निर्माण हेतु अलग अलग डीएनए के अनुक्रमों का संश्लेषण। सही बात है, डीएनए ए बी के लिए डीएनए अनुक्रम को ई कोलाई प्लाज्मिड से जोड़ा जाता है, ये भी बात सही है। सी में है श्रृंखला ए बी का अलग अलग संश्लेषण, दोनों को अलग अलग करवाते हैं। आप लोग को पता होगा कि इंसुलिन जो है 2 गो श्रृंखला से बना होता है, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी। ऐसे तो 3 गो होता है, श्रृंखला ए और बी और सी होता है, तो 2 गो ही मेन होता है, ए और बी। तो इंसुलिन जो है श्रृंखला ए और बी निर्माण हेतु अलग अलग डीएनए अनुक्रमों का संश्लेषण होता है। दूसरा में है बी, श्रृंखला ए एवं बी के लिए डीएनए अनुक्रम को ई कोलाई प्लाज्मिड से जोड़ा जाता है, ये भी किया जाता है। श्रृंखला ए और बी को अलग अलग संश्लेषण कराया जाता है, सही बात है। श्रृंखला ए और बी को हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जोड़ा जाता है, नहीं तो डाई सल्फाइड बंधन के द्वारा जो है जोड़ा जाता है, ये जो है हाइड्रोजन बंधन के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। तो इसलिए इसका जो है ये गलत कथन है, और इसलिए इसका जवाब जो है हम लोग को गलत कथन को ही चुनना था, और गलत कथन कौन है? तो डी हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। निम्नांकित में से किस क्षेत्र से एस स्वामीनाथन का नाम जुड़ा हुआ है? एस स्वामीनाथन क्वेश्चन नंबर 56 है। स्वामीनाथन किसके जनक हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए, स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नांकित में से कौन भारत के मुख्य जीवोम बायोम में शामिल नहीं है? निम्नांकित में कौन भारत के मुख्य जीवोम यानी कि बायोम में शामिल नहीं है? कौन जो है भारत के खास करके जो है बायोम में प्रेजेंट नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? घास स्थल। भारत में घास स्थल नहीं होता है, बाकी जो है जो भी है आपको दिखाई पड़ रहा है सब के सब भारत में अवेलेबल है। ये जो घास स्थल है भारत में नहीं पाया जाता, और इसलिए इसका सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि वैसा जीव जो
वैसा जीव जो अधिक तापमान को सहन कर सकता है उसको क्या बोल देते हैं? तो याद रखिएगा पृथुतापी बोलते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? पृथुतापी। इंग्लिश में भी याद रखिएगा इसको यूरोथर्मल भी बोला जाता है, इसे यूरोथर्मल बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। निम्नांकित में कौन समष्टि या जनसंख्या का गुण नहीं है? निम्न में कौन जो है जनसंख्या का जो है गुण नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लिंग अनुपात। ये जनसंख्या का जो है गुण है, इसलिए इसका जवाब ये नहीं होगा। समष्टि घनत्व ये भी जनसंख्या का गुण है। जन्म दर ये भी है। ऊर्जा प्रवाह ये देखने में ही लग रहा है, ऊर्जा प्रवाह जो है ये जनसंख्या से मतलब नहीं रखता, इसलिए जो है इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा 59 का। चलते हैं 60। बताया जाता है कि सन 1920 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तबाही मचा? ऑस्ट्रेलिया में किस पौधे को लाया गया जो ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचा दिया गया बहुत सारे क्षेत्र में? तो याद रखिएगा भारत में जलकुंभी मचाया था, इसलिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेगा तो याद रखिएगा नागफनी। नागफनी वहां जो है बताया जाता है लाखों हेक्टेयर क्षेत्र पे जो है तबाही मचा दिया था, यानी कि जहां देखे वहां नागफनी ही नागफनी हो गया था, इसलिए इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 है, बताया जा रहा है कि अस्पर्धी अपवर्जन नियम किसने प्रतिपादित किया? अस्पर्धी अपवर्जन नियम किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा स्पर्धी जो है अपवर्जन नियम को गॉस ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। इसको याद रखना है आप लोगों को। स्पर्धी अपवर्जन नियम किसने प्रतिपादित किया? तो गॉस ने किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नांकित में कौन सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है? सहोपकारिता का उदाहरण कौन नहीं है बताइएगा 62 का सही आंसर। तो याद रखिएगा सहोपकारिता लाइकेन जो है ये सहोपकारिता का उदाहरण है। कवक सहोपकारिता का, अंजीमर एवं ये सब जो है, इसलिए इसका सभी जो है सहोपकारिता का ही उदाहरण है। बगुला एवं चारण पशु ये दोनों के बीच में कुछ संबंध सहोपकारिता संबंध नहीं पाया जाता, और इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पक्षी में अंड परिजीवता दिखती है? अंड परिजीवता किसमें दिखता है? तो याद रखिएगा कोयल। कोयल में आपको पता होगा कोयल जो है मतलब कौवे के जो है घोंसले में जो है अंडा दे देता है, तो ये चीजें याद रखिएगा। बहुत ही बदमाश पक्षी होता है कोयल, भले ही मीठी आवाज निकालता है। तो याद रखिएगा निम्नांकित में किस पक्षी में अंड परिजीवता दिखती है? तो कोयल में। बढ़ते हैं 64। क्वेश्चन नंबर 64 में निम्नांकित में से कौन कथन असत्य है? अब असत्य कथन को चुनना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 64 है स्वपोषी अकार्बनिक तत्वों कार्बनिक तत्वों में सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग से बदलते हैं। स्वपोषी जो है अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा में सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग करने से बदलते हैं, ये तो सही बात है। बी में है ऊर्जा प्रवाह वृत्तीय होता है। जी यहाँ पे देखिएगा ऊर्जा प्रवाह हमेशा रेखीय होता है और एक दिशा में होता है, वृत्तीय कभी हो ही नहीं सकता है ऊर्जा का प्रवाह, इसलिए जो है एक दिशा में होता है और रेखीय होता है, इसलिए जो है ये असत्य है और हम लोग को असत्य ही पहचानना था। बाकी जितना भी कथन दिया गया होगा, क्योंकि असत्य मिल गया तो बाकी जितना भी दिया गया होगा वो सभी सत्य होंगे। असत्य कथन जो है आपका बी है, ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय नहीं होता बल्कि रेखीय होता है और एक दिशीय होता है। भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है? तो आप लोग को बताया भी गया होगा कि भारत में लगभग जो है 1000 से ज्यादा प्रकार के आम पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में है IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है? IUCN के अनुसार जो है जंतु एवं पादपों की कुल संख्या जो है कितना है? तो 1.5 मिलियन है, तो ये चीजें याद रखिएगा। 66 का ए हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
टिलमैन के प्रयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? टिलमैन के प्रयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व से जो है टिलमैन के प्रयोग का संबंध है बाबू। तो इसका सही आंसर जो है टिलमैन के बारे में अगर बोलेगा तो जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व से संबंध रखता है इनका प्रयोग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण है। स्टीलर जो समुद्री गाय है उसका विलोपन का जो है मुख्य कारण क्या है बताइएगा 68 का। तो याद रखिएगा अति दोहन यानी कि ज्यादा रूप में जो है इसका उपयोग करना स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का कारण है, यानी कि विलुप्त होने का कारण है उसका। बताइएगा उत्प्रेरक परिवर्तक निम्न में से कौन सी धातु नहीं लगाया जाता है? कौन सा धातु जो है नहीं लगाया जाता है? प्लेटिनम लगाया जाता है, पैलेडियम लगाया जाता है, रोडियम लगाया जाता है, पोलोनियम नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी सब लगाया जाता है लेकिन हम लोग को पता क्या करना है, नहीं लगाया जाता है उसको, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नांकित या निम्नलिखित में कौन कथन कीटनाशक पीड़कनाशक के प्रयोग के बारे में असत्य है? फसल उत्पादन बढ़ने के लिए प्रयोग, अलक्ष्य जीवों को हानि नहीं होता है, जैव आवर्धन और पीड़कनाशी के प्रयोग में कई गुना वृद्धि। पीड़कनाशी के प्रयोग में कई गुना वृद्धि हुई। बताया जाता है अलक्ष्य जीवों को हानि नहीं पहुंचता है। अलक्ष्य का मतलब कोई जरूरी है कि कीटनाशी अगर पीड़कनाशी जो है हम लोग रसायन का इस्तेमाल करते हैं तो जिसको हम लोग नहीं भी मारना चाहते हैं वो भी कीट मर जाता है, यानी कि अलक्ष्य जीवों को हानि नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अलक्ष्य जीवों को भी हानि है और इसलिए ये जो कथन लिखा गया है ये असत्य कथन है और इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह जो है डेली आप लोग के लिए जो है प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही।